नमस्कार दोस्तों। पढ़ोगे तभी तो सीखोगे यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर भाग 2 लेकर आए हैं। इस मॉडल पेपर से आप लोग के ऑफलाइन बैच में एक टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप उस टेस्ट में सभी प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं तो आप लोगों को 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर करें। और चलिए अब शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग साथ साथ में ही लाइव चैट में लिखते जाइएगा। आप लोग कोई भी उत्तर नहीं देते हैं, आप लोग सभी उत्तर देते चलिएगा साथ में ही। तो पहला नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, काशी को संस्कृति का पाठशाला कहा जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न है, घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ कौन सी है? तो घनानंद द्वारा इनमें से कौन सी ग्रंथ लिखा गया है? पहला नंबर ऑप्शन है सुजान सागर, दूसरा नंबर ऑप्शन है विरह लीला, तीसरा नंबर ऑप्शन है रसकेली बल्ली और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी घनानंद के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न आता है, प्रेम की पीर के कवि कौन है या किन्हें प्रेम की पीर के कवि कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, घनानंद को प्रेम की पीर के कवि कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है चौथा नंबर, द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर के द्वारा द कास्ट इन इंडिया लिखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा नंबर, 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? तो इस प्रश्न के उत्तर देने से पहले आप लोग 20 के दांत के लेखक का नाम कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा। तो यह था 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? तो वह थी सेन साहब की। और कौन सी रंग का मोटर कार था ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद छठा नंबर प्रश्न है, अतिशय में उपसर्ग क्या है? तो अतिशय में उपसर्ग है अति। और उपसर्ग किसे कहते हैं? जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो अतिशय में अति उपसर्ग है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यशोदा का संधि विच्छेद कौन सा है? तो यशोदा का संधि विच्छेद बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है यशः यशो जोड़ दा, ऑप्शन नंबर बी है यशः जोड़ दा, और सी में है य प्लस सोदा, डी में है यशोद जोड़ आ। तो ऑप्शन नंबर बी यशः जोड़ दा जो है यह यशोदा का संधि विच्छेद है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है? तो 20 की दांत कहानी में मदन के पिताजी का नाम बताना है। तो मदन के पिताजी का नाम था गिरधर और यह किसके यहाँ काम करता था यह कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सीता किस कहानी की पात्रा है? यानी सीता जो है किस कहानी की पात्रा है यह बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी, धरती कब तक घूमेगी में सीता मुख्य पात्रा है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, धर्म अधर्म कौन समास है? तो धर्म अधर्म का समास बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन है कर्मधारय समास, सी ऑप्शन है द्वंद्व समास और डी ऑप्शन है द्विगु समास। तो जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, परीक्षा में
चोरी मत करो, इस वाक्य में मत कौन निपात है? तो मत जो है यह निषेधवाचक है, मना करने के भाव में आया है, इसीलिए निषेधवाचक सही जवाब है। इसके बाद 12वां नंबर क्वेश्चन है, पक्का महाल क्या है? तो पक्का महाल जो है यह है काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका पक्का महाल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मैं जाऊंगा में कौन सा काल है? इसका काल बताना है कि मैं जाऊंगा कौन सा काल का वाक्य है? तो यह जो है भविष्य काल का बात कर रहा है, इसीलिए भविष्यत काल सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ बताना है। नाक का बाल होना, ऑप्शन नंबर ए में है सर्दी होना, ऑप्शन नंबर बी मुलायम होना, ऑप्शन नंबर सी कठोर होना और बहुत प्रिय होना। तो आप लोग सभी इस प्रश्न का उत्तर जानते होंगे कि नाक का बाल होना बहुत प्रिय होना होता है। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द को इनमें से चुनना है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो यह जो है भूमंडल जो दिया हुआ है यह बिल्कुल अशुद्ध है, यह भूमंडल होता है, भूमंडल नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, तार सप्तक का संपादन किसने किया? जो तार सप्तक है उसका संपादक के नाम बताना है। तो अज्ञेय जी जो हैं इस तार सप्तक के संपादन किए थे। इसके बाद आप लोग अज्ञेय का पूरा नाम कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न, कवियत्री अनामिका के अनुसार क्या घड़े सा लुढ़क जाता है? तो घड़े सा क्या लुढ़क जाता है यह बताना है, किनके अनुसार? तो कवियत्री अनामिका के अनुसार घड़े सा क्या लुढ़क जाता है, कौन सा अक्षर लुढ़क जाता है? यह जो है अक्षर ज्ञान से लिया हुआ है, इसमें घड़े सा लुढ़क जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है गिरा हुआ कहलाता है, तो गिरा हुआ जो है क्या कहलाता है? तो गिरना कहलाता है या गिराना कहलाता है या पतित या मिटना? तो गिरा हुआ को पतित कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 19वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रत्यक्ष जो है वह कौन सा समास है, यानी प्रत्यक्ष का समास बताना है। तो प्रत्यक्ष में अव्यय लगा हुआ है सबसे पहले, इसीलिए अव्ययी भाव समास है। प्रत्यक्ष में प्रति अव्यय जुड़ा हुआ है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, घर द्वार कौन सा समास है? तो वैसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो वह होता है द्वंद्व समास, इसीलिए 20 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है 21 का, लेखक ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? ऑप्शन नंबर ए चोरों को, ऑप्शन नंबर बी बनमानुष को, ऑप्शन नंबर सी जंगली जानवरों को या नाखूनों को। तो लेखक जो है निर्लज्ज अपराधी कहते हैं नाखून को, जिसको शर्म नहीं लगता है, बार बार बढ़ जाता है, इसीलिए इसको निर्लज्ज अपराधी कहते हैं कि इसमें कोई लज्जा नहीं है, ऐसा अपराधी है। कौन? तो नाखून। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 22 नंबर प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था, यानी उनका जन्म कब हुआ था यह बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 23वां नंबर, झोले में कितनी मछलियां थी, यानी झोले में कितनी मछलियां थी बताना है। तो झोले में 3 मछलियां थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, माता का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो माता का पर्यायवाची शब्द क्या है इसको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है द्वार, बी में दिया हुआ है देवी, सी में दिया हुआ है नीर और डी में दिया हुआ है अम्बा। तो अम्बा जो है यही है माता का पर्यायवाची शब्द।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है गुण निधि किस कहानी का पात्र है। तो गुण निधि जो है किस कहानी का पात्र है यह आप लोगों को बताना है। तो यह जो है ढहते विश्वास कहानी का पात्र है, जिसमें गुण निधि जो है एक ऐसा पात्र है जो स्वयं सेवक दल का नेतृत्व करता है और गांव वालों को बचाने की कोशिश करता है। यह कटक से पढ़कर आया हुआ लड़का है। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है मछली कहानी के लेखक कौन है, उनके बारे में बताना है। तो मछली कहानी के जो लेखक हैं वे हैं विनोद कुमार शुक्ल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 27वां नंबर प्रश्न है, दिया हुआ है बिस्मिल्ला खां का जन्म कहाँ हुआ था। तो बिस्मिल्ला खां का जन्म स्थल बताना है। तो उनका जन्म हुआ था डुमरांव में। इसके बाद 28वां नंबर प्रश्न है। 28वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है नौबत खाने में इबादत है। तो यह क्या है, इसके बारे में बताना है। तो नौबत खाने में इबादत जो है यह एक व्यक्ति चित्र है। उसमें एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है, बिस्मिल्ला खां जी के बारे में। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। उनके बारे में बताना है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत लौटे थे। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है 30वां नंबर, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। इसको ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न आता है 31 नंबर प्रश्न, निम्न में से गांधी जी की पुस्तक कौन सी है। तो उनकी पुस्तक के बारे में बताना है। तो हिंद स्वराज जो है वह गांधी जी का पुस्तक लिखा हुआ है। इसके बाद 32 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 32 नंबर प्रश्न है मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह कथन किसने कहा था। तो मेरा धर्म जो है कैद खाने का धर्म नहीं है, इस कथन को कहने वाले थे हमारे बापू यानी महात्मा गांधी जी। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है मंगू कैसी लड़की है। पागल है या बहरी है या गूंगी है या पगली व गूंगी दोनों है। तो मंगू जो है वह पागल और गूंगी दोनों थी। इसके बाद 34 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 34 नंबर प्रश्न दिया हुआ है हरी रस से कवि का क्या अभिप्राय है। यानी हरी रस का मतलब कवि क्या कहना चाहते हैं। तो हरी रस का मतलब कवि कहते हैं राम नाम का जप, उसे कवि हरी रस का नाम देते हैं। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर 35 नंबर प्रश्न दिया हुआ है साक्षर का संधि विच्छेद क्या है। तो साक्षर का संधि विच्छेद करना है। तो साक्षर का संधि विच्छेद होता है स जोड़ अक्षर साक्षर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है किसके बिना जन्म व्यर्थ है। कवि किसके बिना अपना जन्म व्यर्थ मानते हैं। तो यह है राम नाम बिनु, यानी राम नाम के बिना कवि अपना जन्म व्यर्थ मानते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है 37 नंबर, संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के भेद के बारे में बताना है कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो आप लोग सभी जानते होंगे कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है मोटापा में प्रत्यय क्या है। मोटापा जो है उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो मोटा में पा प्रत्यय लगा हुआ है, पा जुड़ गया तो मोटापा बन गया, इसीलिए डी जो है यानी पा प्रत्यय जो है यही लगा हुआ है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न आता है
कवि रसखान किस भाषा के कवि हैं? तो कवि रसखान जो हैं वे हैं ब्रज भाषा के कवि। इसके बाद अब आते हैं 40 नंबर प्रश्न की ओर। तो 40 नंबर प्रश्न में है, निम्न में शुद्ध शब्द है, यानी शुद्ध शब्द के बारे में बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो राजनीति इस तरीके से लिखा हुआ है, तो यह जो है सी नंबर राजनीति ऐसे लिखाता है, जिस तरीके से सी नंबर में लिखा हुआ है। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण है? यानी पेड़ से पत्ता गिर रहा है, यानी पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, और अलगाव के लिए आपादान कारक होता है, यानी बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद 42 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 42 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, विफलता का विलोम शब्द क्या है? तो विफलता का विलोम शब्द होता है सफलता। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, 43 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 43 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कवि रसखान ने प्रेम अयनी किसे कहा है? तो प्रेम अयनी श्री राधिका को कहे हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है जवाब है, प्रेम अयनी श्री राधिका। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, 44 नंबर प्रश्न है, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो यंग इंडिया पत्रिका जो है उसका संपादन महात्मा गांधी जी ने किया था। इसके बाद 45 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कवि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? यानी रेनर मारिया रिल्के जो थे उनके जन्म के बारे में बताना है कि उनका जन्म कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, कवि के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा? तो कवि के अनुसार कवि कहते हैं कि मनुष्य के बिना ईश्वर का अस्तित्व जो है समाप्त हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद 47 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक कौन है? तो कन्नड़ जो है वह एक भाषा है जो कर्नाटक में बोला जाता है। तो कर्नाटक में बोली जाने वाली भाषा कन्नड़, उसके साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकार के बारे में बताना है कि कौन है। तो कर्नाटक में जन्मे हुए श्रीनिवास, जो वर्णिका में पढ़ना है दही वाली मगम्मा, उसके लेखक हैं, और वही कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न आता है, मंगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था? तो रंगप्पा को लेकर, या पोते को लेकर, या पति को लेकर, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, पोते को लेकर विवाद हो गया था। जब नजम्मा जो थी मंगम्मा की बहू उसे पीट रही थी, तो मंगम्मा के बचाने पर वह दोनों विवाद कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, 49 नंबर प्रश्न है, किस कहानी में उड़िया की जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो उड़िया यानी उड़ीसा का जीवन किस कहानी में प्रकट हुआ है? तो उड़ीसा का जनजीवन ऑप्शन नंबर बी, ढहते विश्वास कहानी में बताया हुआ है, प्रकट किया हुआ है। उसमें हमेशा बाढ़ आता है, सुखाड़ आता है, तूफान आता है, उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद अगला नंबर 50वां नंबर प्रश्न है, खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर पेटलिकर जी का यह प्रसिद्ध कहानी है खून की सगाई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, 51 नंबर प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक का नाम बताना है कि धरती कब तक घूमेगी। इस पाठ के लेखक का नाम है सांवर दैया। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कैलाश किसका बड़ा बेटा है? यानी कैलाश किसका सबसे बड़ा बेटा था? तो मंगम्मा का था, लक्ष्मी का था,
नजम्मा का था या सीता का था? तो ऑप्शन नंबर डी सीता का था। सीता के सबसे छोटे बेटे का नाम आप लोग लाइव चैट में जल्दी से लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 53 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें दिया हुआ है वली अमाल मदुरै स्थित बड़े अस्पताल किसको दिखाने गई थी? यानी लक्ष्मी को, नजम्मा को, या पपाती को, या मंगम्मा को? तो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है पपाती, जो बिल्कुल सही जवाब है। और पपाती को कौन सा रोग था? तो इसे मेनिंजाइटिस नामक रोग था, जिसको बड़े डॉक्टर जो थे वे खुद देखने के लिए बोले थे। और आप लोग बताइएगा कि वो बड़े डॉक्टर जो थे वे कहाँ से पढ़कर आए थे। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है व्यंजन होते हैं, यानी व्यंजन की संख्या बताना है। तो व्यंजन की संख्या है 33। 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन प्रकार के होता है? तो पहला स्पर्श व्यंजन होता है, जो जिसकी संख्या 25 है। इसके बाद उष्म व्यंजन होता है, उष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन होता है, और अंतस्थ व्यंजन की संख्या भी 4 होता है, और सभी को जोड़कर 33 आता है। यानी कुल व्यंजन जो है उसकी संख्या 33 है। इसके बाद अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा के बारे में बताना कि कौन जातिवाचक संज्ञा है। सेना, या सोना, या बुढ़ापा, या लड़का? तो लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा है। सोना कौन सा संज्ञा है? तो सोना है सेना कौन सा संज्ञा है? तो सेना है समूहवाचक संज्ञा। और सोना द्रव्यवाचक संज्ञा। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा। और लड़का जो है यह जातिवाचक संज्ञा है, इसीलिए डी सही जवाब। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है 56 नंबर प्रश्न दिया हुआ है संस्कृति का विशेषण बताना है। तो संस्कृति का विशेषण होता है सांस्कृतिक, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है लिंग की दृष्टि से दही क्या है? यानी दही का लिंग बताना है कि दही कौन सा लिंग है। तो लिंग की दृष्टि से दही उभयलिंग है। इसके बाद उभयलिंग नहीं है। लिंग केवल हिंदी में 2 प्रकार के होता है, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। तो यह उभयलिंग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी यानी पुल्लिंग सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ना ही नपुंसक लिंग। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम क्लास में बता चुके हैं कि लिंग जो है हिंदी में केवल 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। तो दही जो है यह पुल्लिंग होगा। पुल्लिंग बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 58 नंबर, वाक्य में किसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी उद्देश्य कहा जाता है। 58 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 59 नंबर प्रश्न है पौ 12 होना का अर्थ है। यह एक मुहावरा है, पौ 12 होना, इसका अर्थ बताना है। तो पहला नंबर ऑप्शन है दाव दाव हारना, बी नंबर ऑप्शन है कार्य सिद्ध होना, सी नंबर ऑप्शन है लाभ ही लाभ होना, डी नंबर ऑप्शन है सुबह हो जाना। तो पौ 12 होना लाभ ही लाभ होना होता है। अगला नंबर प्रश्न 60वां नंबर प्रश्न भी दिया हुआ है, मुहावरा के बारे में ही कह रहा है। अपनी डफाली अपना राग, अपनी डफाली अपना राग का क्या अर्थ है? तो अपनी डफाली अपना राग का अर्थ है सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। अगला नंबर प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न, चिड़िया का बहुवचन क्या है? चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन होता है चिड़िया। चिड़िया का बहुवचन क्या होता है? चिड़िया। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं 62 नंबर प्रश्न की ओर। तो 62 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यानी वाक्य शुद्धता का प्रश्न दिया हुआ है। तो इसमें जो है दिया हुआ है पहला नंबर, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, शिक्षक हमसे प्रश्न पूछते हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछा करते हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। तो ऑप्शन नंबर
डी जो है सही हो जाएगा। प्रश्न करते हैं यानी प्रश्न है तो पूछा ही करेंगे, पूछना यहाँ पे नहीं आएगा, केवल यहाँ होगा हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है 63 नंबर, किसका रचा सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। तो मानव के द्वारा ही रचा गया जो सूरज था वह भाप बनाकर सोख गया। यह किस कहानी से, यह किस कविता का प्रश्न है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा। अगला नंबर प्रश्न की ओर तब तक चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है 64 नंबर प्रश्न है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात क्या है। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल। सूत्रपात किसने किया, तो अज्ञेय ने किया। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न पूछा गया है, कवि ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। ऑप्शन नंबर ए सिपाही को कहा है, बी सैनिकों को कहा है, या ऑप्शन नंबर सी पहाड़ को कहा है, या वृक्ष को कहा है। तो यह जो है एक वृक्ष की हत्या कहानी कविता से लिया गया है और इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब, वृक्ष को। अगला नंबर प्रश्न है 66 नंबर, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाना चाहते हैं। तो कवि जो है शहर को किससे बचाना चाहते हैं, लुटेरों से, देश के दुश्मनों से, या नादिरों से, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है कल के मॉडल पेपर में भी प्रश्न आया हुआ है, तो नादिरों से बचाने की बात करते हैं। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 67 नंबर प्रश्न पूछा गया है, दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार कौन रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अज्ञेय, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है वीरेन डगवाल, अगला नंबर ऑप्शन है जीवनानंद दास, अगला नंबर ऑप्शन है कुंवर नारायण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 67 का बी नंबर सही जवाब है। इसके बाद अब आते हैं 68 प्रश्न की ओर, 68 नंबर प्रश्न की ओर। तो इसमें दिया हुआ है अमृत प्रभात पत्रिका प्रकाशित होती है, तो कहाँ से प्रकाशित होती है इसके बारे में पूछा गया है। तो यह जो है इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, हमारी नींद कविता में किसके जीवन क्रम पूरा होने की बात की गई है। तो यह जो है किसके जीवन क्रम पूरा होती है, तो ये मक्खी की जीवन क्रम पूरा हो जाती है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में बेटे का क्या नहीं अटता है। तो इसका सही उत्तर है क जो है, यह चौखट में बेटे का क नहीं अटता है, यानी इतना बड़ा क वह बोलता है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, बंगला भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवि के बारे में बताना है। तो अज्ञेय जी जो हैं वह बंगला भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवि में से एक हैं। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, खेत है जहाँ धान के बहती नदी के किनारे, फिर आऊँगा लौट कर एक दिन बंगाल में। यह जो उपयुक्त पद्यांश है के कवि के बारे में बताना है कि इसके कवि जो हैं कौन हैं। तो इसके कवि हैं जीवनानंद दास जी। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा है, यानी एक अजीब सी लघुता का अनुभव किन्हें हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है लेखक को, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है निर्मला को, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है किशोर को, या बहादुर को। तो एक अजीब सी लघुता का अनुभव लेखक को हो रहा है। इसके बाद अगला नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन, बहादुर कैसी रचना है। बहादुर जो है एक धार्मिक रचना है, या तार्किक रचना है,
या सामाजिक रचना है या ऐतिहासिक रचना है? तो बहादुर है सी नंबर ऑप्शन, सामाजिक रचना। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है 75 नंबर, बहादुर को सूअर का बच्चा किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर सी, किशोर ने कहा था। जो लेखक के बेटा है किशोर, वह बहादुर को सूअर का बच्चा कहता है, गाली देता है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, परंपरा का मूल्यांकन क्या है? तो परंपरा का मूल्यांकन जो है एक निबंध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबद्ध है, यह किस पाठ से उद्दीत है? यानी यह जो है पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो यह परंपरा का मूल्यांकन पाठ से लिया गया है। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? यानी इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम को चुनना है। तो इसमें किससे जो है यह प्रश्न पूछ रहा है? तो यह हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, जीत जीत मैं निरखत हूँ, पाठ के लेखक के बारे में बताना है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ, पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ के लेखक हैं बिरजू महाराज जी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, पंडित बिरजू महाराज अपने बाबूजी के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? तो बिरजू महाराज जी जो थे वे मैनपुरी में अपने बाबूजी के साथ अंतिम प्रोग्राम किए थे। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, आविनियो कहाँ स्थित है? यानी आविनियो एक शहर है जो कहाँ स्थित है? तो यह अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, चीन में है या दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है? तो ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे एक बसा हुआ पुराना शहर है आविनियो। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, मछली कहानी किस संकलन से ली गई है? तो मछली कहानी जो है यह लिया गया है महाविद्यालय से। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, ला शत्रुज कहाँ है? ला शत्रुज कहाँ है इसके बारे में बताना है। ला शत्रुज जो है यह फ्रांस में है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह है भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? उनका कलर बताना है कि वह किस रंग का था। तो यह जो था काली रंग का था। और इसका ब्रांड क्या था, यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा ब्रांड का था, कौन सा कंपनी का था। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, परंपरा का मूल्यांकन किनकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी, रामविलास शर्मा जी का रचना है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है? प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी, गुणाकर मूले जी का। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था, यह बताना है। तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम था वेंकटेश अयंगार, मास्ती वेंकटेश अयंगार। इसमें दिया हुआ है भारती, तो इसको सुधार लेना है, मास्ती वेंकटेश अयंगार था। मास्ती वेंकटेश अयंगार, भारती नहीं होगा, मास्ती वेंकटेश अयंगार सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, गायक का संधि विच्छेद क्या है? गायक का संधि विच्छेद बताना है। तो गायक का संधि विच्छेद होता है गे जोड़ अक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है।
अगला नंबर प्रश्न है 90 नंबर प्रश्न, लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था, यह बताना है। तो लेखक अमरकांत का जन्म जुलाई में 1925 ईस्वी के हुआ था। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, किसने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर राम सीता की आकृति के साथ नागरी लिपि में रामसिए शब्द अंकित है, यानी लिखा हुआ है। तो यह जो है यह बादशाह अकबर ने चलाया था, जिस पर रामसिए लिखा हुआ था और उन पर राम और सीता की आकृति भी छपा हुआ था। इसके बाद 92 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं, कहाँ मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत में मिले हैं। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, बिरजू महाराज को किनका शागिर्द मानते थे? बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी बाबूजी का शागिर्द मानते थे। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है 94 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें दिया हुआ है, लेखक अविनियो में कुल कितने दिन रहे थे? लेखक जो है अविनियो में कितना दिन रहे थे? तो 19 दिन रहे थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 95 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद 96 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? भारत सौभाग्य जो है किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो यह जो है प्रेमघन जी का प्रसिद्ध नाटक है भारत सौभाग्य। इसके बाद 97 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 97 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हुआ था। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है 98 नंबर प्रश्न, पंत जी को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो पूछ रहा है किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, यह बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। तो आज के लिए अब अंतिम नंबर प्रश्न और 100वां प्रश्न की ओर अब चलते हैं। 100वां नंबर प्रश्न पूछा गया है, किस रचना के लिए दिनकर जी को, किनको? तो दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो यह जो था ऑप्शन नंबर बी, यानी संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला था। अगर यह वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वे भी पढ़ करके अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करें। और आप लोग अगर इस वीडियो का कोई भी प्रश्न न याद हो आप लोगों को, तो आप लोग फिर से वीडियो को देखिए और फास्ट फॉरवर्ड करके 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन पूरे के पूरे प्रश्नों को याद कर लीजिए। और जो ना याद हो रहा हो उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको याद कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।